तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इंजीनियरिंग शीट एक्सरसाइज 1 का लेट्स से 54 से 56 पेज नंबर 32 ऑनवर्ड्स, 32 से 33 फिर 36 एंड 38 करके। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 है मेरा, स्फीयर ऑफ मास m। लेट्स से ये कोई स्फीयर है जिसका मास m गिवन है, केप्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये जो 4-5 स्प्रिंग्स लगी हैं इस स्फीयर के अराउंड, उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट फोर्स उन सबका 0 बोला गया है। अब आगे लिखा जा रहा है, मेजरमेंट शोज दैट वन ऑफ द स्प्रिंग अप्लाइज अ फोर्स F वेक्टर ऑन द स्फीयर। एक स्प्रिंग के करस्पॉन्डिंग फोर्स कितना है, F बोला गया है। with what acceleration the sphere will move immediately after the spring is cut। this particular spring जो उस पे F फोर्स लगा रही थी, तो सपोज हम कहते हैं ये नीचे वाली स्प्रिंग इस पे कितना फोर्स लगा रही थी, F वेक्टर करके। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये बची हुई स्प्रिंग्स जो होंगी ना, यहाँ पे ये कुछ फोर्स लगाएगी, ये कुछ फोर्स लगाएगी, ये कुछ फोर्स लगाएगी इन करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस में, क्योंकि इनमें करस्पॉन्डिंग कुछ इलोंगेशन आया होगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट जो होगा, इक्विलिब्रियम होने का मतलब इस मास पे जितना ये स्प्रिंग नीचे फोर्स लगाएगी उतना ये चारों स्प्रिंग मिलके इक्विवेलेंट जो फोर्स F वेक्टर ऊपर लगाएगा। अब बोला गया है जैसे ही मैंने नीचे वाली स्प्रिंग को जो उस पे F वेक्टर फोर्स लगा रहा था, मैंने इसको काट दिया। अगर इसको काटा गया इस नीचे वाले स्प्रिंग को, तो हम अगर इस मास पे अब देखें तो इस मास पे जो फोर्स लगेगा, पहले जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था अब उसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। अगर नीचे वाले डायरेक्शन में प्लस F वेक्टर बोल रहे हैं, तो जो ये चारों स्प्रिंग का रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब माइनस F वेक्टर की तरफ दिखाते हुए। तो यहाँ पे जैसे नीचे वाला स्प्रिंग काटा गया तो इस स्प्रिंग पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगते हुए माइनस F वेक्टर डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ, उसी डायरेक्शन बॉडी एक्सेलरेट करेगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स अपना नीचे लगेगा m इंटू ए। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस F वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। यहाँ से a वेक्टर मेरे पास निकल के आ गया माइनस F वेक्टर बाय m। तो माइनस F वेक्टर बाय m विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। हमें बस करना क्या था, हमें ये देखना था कि इस मास पे ये अगर एक कोई स्प्रिंग F वेक्टर लगा रही है तो ये जो बची हुई चारों स्प्रिंग इक्विवेलेंट रिजल्टेंट उनका ऊपर की तरफ माइनस F वेक्टर आएगा। ये कुछ फोर्स लगा रही होंगी, लेट से F1 F2 F3 F4, उनका रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम बोला गया क्वेश्चन में, तो उनका इक्विवेलेंट माइनस F वेक्टर ऊपर आएगा। और जिस डायरेक्शन में, अब जैसे मैंने नीचे वाली स्प्रिंग ये वाली स्प्रिंग अगर काट दी, लेट से कट करने के बाद ये स्प्रिंग फोर्स तो लगना बंद हो जाएगा, जिसके करस्पॉन्डिंग ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा माइनस F वेक्टर उस डायरेक्शन बॉडी एक्सेलरेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये बॉडी जो होगी, ये बॉडी हमारी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी, सूडो इस पे नीचे लगेगा, तो माइनस F वेक्टर इक्वल टू m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस F बाई m आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं, लिखा है टू फोर्सेस आर साइमल्टेनियसली अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये दो फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किए जा रहे हैं प्लस x एंड प्लस y डायरेक्शन में, ऑफ मैग्नीट्यूड आपका f एंड f। बोला गया व्हाट थर्ड फोर्स वुड मेक द नेट फोर्स टू पॉइंट टू द लेफ्ट माइनस एक्स डायरेक्शन। माइनस एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स आना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा तीसरा फोर्स इस पे लगाया जाए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, अगर इसका रिजल्टेंट अगर बात करें F और F का, दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू, है ना, लेट्स से पैरेललोग्राम लॉ 45 डिग्री के अलोंग आएगा, और रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर दैट इज रूट अंडर 2F करके फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आएगा। अब यहाँ पे थर्ड फोर्स, नेट आपका फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में चाहिए। इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो होना चाहिए आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ थर्ड फोर्स, वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि y कंपोनेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो इसका, इन दोनों का y कंपोनेंट का लेट्स से रिजोल्यूशन किया जाए, तो f का ऊपर का कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए नीचे f आना चाहिए।
मतलब नीचे F आना चाहिए और नेट फोर्स इस डायरेक्शन चाहिए, मतलब जो अप्लाई करना है फोर्स वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऑप्शन बी और सी दिख रहे हैं, मतलब उसका फोर्स का जो थर्ड फोर्स का कुछ y कंपोनेंट होना चाहिए। बस आपका लेट्स से -x कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा और वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और डी मेरे कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे अगर देखूं ये √2f है 45 डिग्री, तो ये f √2f ये भी 45 डिग्री आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ये भी कैंसिल आउट कर जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, देयरफॉर ऑप्शन बी होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिजॉल्व करता, इस F वेक्टर फोर्स को रिजॉल्व करता 2F का, ये कंपोनेंट तो आता अलोंग -x एक्सिस, आपका हो जाता 2F का cos 30, और नीचे के अलोंग आता जिसके साथ एंगल नहीं बनाता, ये हो जाता 2F का sin 30। अब cos 30 √3/2 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आता है √3/2 करते, तो ये आता है √3f, और sin 30 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल किया जाए, ये आया f। अब अगर इस ऑब्जेक्ट पे अगर देखें, एक फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, लेट्स से √3f, और एक फोर्स नीचे डायरेक्शन लगा देते हैं f, तो ये f और इस डायरेक्शन में f जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, प्लस y और माइनस y वाला। तो नेट जो फोर्स आएगा √3f लेफ्ट साइड में और f राइट साइड में है, जिसके वजह से नेट फोर्स मेरा लेफ्ट साइड आएगा, दैट इज √3 - 1 इंटू f। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यहाँ गिवन है आपको कि जो दो फोर्सेस लग रहे हैं F और F, वो +x एंड +y पे लग रहे हैं। अब तीसरा फोर्स, थर्ड फोर्स कहाँ लगे ताकि नेट फोर्स लेफ्ट में आए, -x एक्सिस में आए। तो उसके लिए हम देख रहे हैं इस F और इस F का वेक्टर का क्वेश्चन है। रिजल्टेंट दोनों के बीच में आएगा 45 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब हमें थर्ड फोर्स ऐसे लगाना है कि नेट फोर्स -x एक्सिस में आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर वाला प्लस y का कंपोनेंट को बैलेंस करने के लिए उतना ही फोर्स का -y कंपोनेंट में फोर्स चाहिएगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाए और बस x डायरेक्शन में रिजल्टेंट का वैल्यू आए। तो थर्ड, अब यहाँ पे हमें फोर्स चाहिए नीचे के डायरेक्शन में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्स लगना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो नहीं सकता, थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब -x एक्सिस के अलोंग भी नहीं बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी और सी में चेकआउट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस केस में, इसमें √2f अगर 45 पे लग रहा है तो उतना ही √2f 45 पे पीछे लगेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उन दोनों का रिजल्टेंट तो जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं बोला है, नेट फोर्स चाहिए -x एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को चेकआउट किया जाए तो ये कंपोनेंट 2f cos 30, नीचे वाला आ गया 2f sin 30। अब cos 30 √3/2 करके √3f, और sin 30 1/2 करके नीचे की तरफ आया f। अब ये √3f पीछे और ये f नीचे लगाया जाए, तो ये f से f कैंसिल आउट हो गया। अब √3f 1.73 होता है, तो लेफ्ट डायरेक्शन वाला फोर्स ज़्यादा है, राइट वाला फोर्स कम है, तो जिसके वजह से नेट फोर्स लेफ्ट में आ जाएगा √3 - 1 इंटू f, जो क्वेश्चन में पूछा गया था। Therefore ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 83 क्वेश्चन नंबर में जो आंसर शीट में आंसर गिवन है सी, वो हमारा गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी ही रहेगा, तो आंसर आप करेक्ट कर सकते हैं। 33 का आंसर बी ही होगा, सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं। ब्लॉक ऑफ वेट W सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ फिक्स्ड लेंथ। ये W है, इसे फिक्स्ड लेंथ से क्या किया है, स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है। द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर हेल्ड एट वेरियस पोजिशंस as shown in the figures below, in which case if any is the magnitude of tension along the string largest। तो किस केस में जो टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल जो है वर्टिकल के साथ सबसे बड़ा इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, सबसे कम एंगल है। तो टेंशन सबसे बड़ा कब होगा, टेंशन लार्जेस्ट किस सिचुएशन में होगा, ये हमें चेक करना है। तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ दो स्ट्रिंग अगर इस ब्लॉक पे लगाई गई हो कुछ इस डायरेक्शन में, तो हम कोई पर्टिकुलर एंगल देख लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि किस केस में ना थीटा पे टेंशन कैसे डिपेंड करता है।
तो लेट्स से एक मास m आपका कुछ इस तरह से हैंग किया गया है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे दो रस्सी के द्वारा टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, T और T ये रहा। अब सेम स्ट्रिंग है, इक्वल लेंथ की, मतलब ये एंगल हमारे थीटा थीटा सेम होंगे और करस्पॉन्डिंगली आपका लेट्स से कहा जा सकता है टेंशन भी सेम रहेगा, सेम रस्सी होने के कारण। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें तो टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में आपका लेफ्ट डायरेक्शन के टी साइन थीटा को बैलेंस कर जाएगा। अब ऊपर के डायरेक्शन में इनका जो टी कॉस थीटा निकल के आएगा, टी कॉस थीटा दैट इज 2t cos थीटा, वो बैलेंस करेगा इसके वेट आपके mg को। तो हम बोल सकते हैं 2t cos थीटा जो होगा वो बैलेंस करेगा mg वेट को। दैट इज जो टेंशन है वो हमारा निकल के आएगा mg डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स cos थीटा। दैट इज टेंशन जो है वो cos थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेंशन ज्यादा होने का मतलब टेंशन जिसमें बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा, उसमें cos थीटा की वैल्यू सबसे छोटी होगी और cos थीटा जो है वो एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देखते हो जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहता है, थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री करते करते 90 तक जाता है, वैसे वैसे cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी घटती रहती है ना, 1 से होते होते जाते हुए 0 बढ़ती है। तो हम बोल रहे हैं cos थीटा की वैल्यू घटने का मतलब थीटा का वैल्यू अगर घटाया जा रहा है, cos थीटा जितना घटेगा ना 1 से 0 की तरफ आएगा, उतना ही एंगल बढ़ना चाहिए। मतलब जिसका सबसे बड़ा एंगल होगा उसके करस्पॉन्डिंग आपका टेंशन है ना, cos थीटा सबसे कम होगा, कहने का मतलब टेंशन सबसे ज्यादा होगा। तो जिसमें एंगल जो है सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे आपका cos थीटा की वैल्यू घटेगी। तो cos थीटा घटाने का मतलब हम बोल सकते हैं थीटा का वैल्यू आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे cos थीटा अगर मैं cos 0 अगर रखूं तो cos 0 1 हो गया, cos 90 रखूं तो उसके करस्पॉन्डिंग टेंशन इनफाइनाइट हो जाएगा, टेंशन लार्जेस्ट हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। therefore ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 36 देखते हैं। क्वेश्चन था इन चारों केसेस में से सबसे ज्यादा टेंशन लार्जेस्ट कहाँ पे है। तो हम क्या किए, कोई एक पर्टिकुलर एंगल मान लिए 2 थीटा, उस एंगल के करस्पॉन्डिंग हम चेक करते हैं अगर ये टेंशन टी और टी हो जाए, ये वर्टिकल के साथ थीटा थीटा बनाए, तो इसका टी साइन थीटा ये टी साइन थीटा को बैलेंस कर जाएगा और ऊपर के डायरेक्शन में 2t cos थीटा नीचे के वेट mg को बैलेंस करेगा। यहाँ से टेंशन आएगा mg बाई 2 cos थीटा। अब यहाँ टेंशन जो है m और g और ये 2 सब में सेम है, बस थीटा पे देखनी है डिपेंडेंसी। तो टेंशन जिसका सबसे बड़ा होगा उसको cos थीटा वैल्यू सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि cos थीटा सबसे छोटा जिसका है उसका एंगल सबसे बड़ा दिख रहा है, मतलब जिसका एंगल बड़ा होगा, वर्टिकल के साथ देख रहे हैं एंगल घटे जा रहा है, तो इस केस में सबसे बड़ा एंगल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।